नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम आज 3 इशू डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक आर्टिकल है, ग्रीन एनर्जी पे शानदार आर्टिकल आया, लेकिन बहुत बड़ा वीडियो ना बने ताकि आपका समय और मेरा समय दोनों का मैनेज किया जाए, इसीलिए उसको लास्ट में रखा। यहाँ तो संडे को किया जाएगा। बहुत ही शानदार आर्टिकल है, भारत के अपना भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन और वर्गीकरण के संदर्भ में आर्टिकल आया। बहुत ही शानदार आर्टिकल है, उसको डिस्कशन करना अनिवार्य है क्योंकि वो उस पर क्वेश्चन इस बार बनने की पूरी संभावना है। जैसे आर्टिकल 2 है आज, और एक S-400 के जो मिसाइल ट्रंप है उसको अपन डिस्कशन करेंगे। कल आकाश से की थी, डेली बेसिस पे एक डिफेंस को लेकर अपन इक्विपमेंट यूज डिस्कशन करेंगे, जिसका फायदा ये होगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तत्काल तो अपन को याद रहेंगे, जो सुनी सुनाई बातें तुरंत याद रहती है। अब आगे चलते हैं। अपना एक आर्टिकल कह रहा है, आर्टिकल यही कह रहा है क्या कि सीमा पर संघर्ष की कीमत राजकोषीय घाटा। राजकोषीय नीति के फर्स्ट पेपर रिलेटेड करके पढ़ सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, बजट, राजकोषीय घाटा नीति, FRBM एक्ट 2003, राजकोषीय सुधारों की नीति, सरकार द्वारा उठाए गए कदम, ये सारे इस फर्स्ट पेपर के रिलेटेड है। इस आर्टिकल में बहुत शानदार बातें लिखी है, बेसिक शब्दावली है। शानदार सुनना, आराम से सुनना और एग्जाम के रिलेटेड सारे बिंदु कवर हो जाए एक साथ। पेपर 1 है, इंडियन इकोनॉमिक करंट टॉपिक है, राजकोषीय नीति, वित्तीय समावेशन, सशक्त उदाहरण, आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला और नए उद्यमिता के माध्यम से समावेशी विकास के, पॉवर्टी इनइक्वलिटी टॉपिक रिलेटेड कर पढ़ सकते हैं। ये भारत को विकसित बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्योंकि 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये करंट अफेयर में लंबे टाइम से चल रही है, तो मैंने आज इसी को उठाया। एक लास्ट में अपन मिसाइल जो S-400 जो रूस से 2018 से लाए गए हैं, उसी में अभी जो सिंदूर ऑपरेशन में शामिल था उसी को पढ़ेंगे अपन। उससे पहले कोड डिस्कशन हर बार करते हैं, उसी के बेस पे कोड डिस्कशन करते हैं। सिक्योरिटी विदाउट डेवलपमेंट इज ओनली टेम्पररी, डेवलपमेंट विदाउट सिक्योरिटी इज फ्रेगल। कॉपी अनंत ने कहा है कि सिक्योरिटी से सेना को खड़ा करना बॉर्डर पे, ये कोई डेवलपमेंट मॉडल नहीं है। डेवलपमेंट अक्ल में सामाजिक आर्थिक विकास मॉडल तैयार करो, रेलवे ट्रैक बिछाई जाएगी, है ना, स्कूलों बनाई जाएगी, तब सुरक्षा का महत्व रहेगा। बॉर्डर पे रहेगा, लेकिन अंदर जब आप सुविधा ही नहीं दे रहे तो वो अलगाववाद, जो पढ़ने वाले लोग हैं, अगर उनको नौकरियां टाइम पे नहीं मिलेगी, अगर बैंक से बिजनेस करने के लिए लोन भी नहीं मिलेगा, तो वो गरीबी में क्या करेगा? वो कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएगा, जैसे राजनीति अलगाववाद की ओर बढ़ना, जैसे आतंकवाद, जैसे नक्सलवादी जैसे क्षेत्रों में जोड़ने के लिए मजबूर होंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में लंबे टाइम से 1990 से लेकर आज तक वहाँ पे सेना पे बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, जबकि बॉर्डर पे सेना लगा दी, अंदर पे शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, हेल्थ, एजुकेशन, इस सड़क, रोड सेफ्टी, इन पे काम नहीं हो रहा है। इसीलिए वहाँ पे जो अलगाववाद के बढ़ने के प्रवृत्ति कारण क्या है कि असली मुद्दे थे राजनीति, आर्थिक और सामाजिक स्वास्थ्य पे खर्च करना, ह्यूमन रिसोर्स पे खर्च करना, वो आप नहीं कर पा रहे थे। तो नक्सलवादी देख लो, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आज भी देख नक्सलवादी से प्रभावित क्यों है? असली मकसद था सड़क बनाना, कनेक्टिविटी, इंटरनेट जैसी सुविधा देना था, वो नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से अलगाववाद और बढ़ा। इसी के मकसद में आर्टिकल जो कोट है अपन को एग्जाम्पल में लिखना है कि असली सिक्योरिटी वो नहीं है कि सेना पर खर्च है। असली सिक्योरिटी तब काम आती है सेना के साथ साथ, सेना को खर्च तब आंतरिक जो आर्थिक और सामाजिक समस्या को निपटारा करने के लिए। उससे पहले अपन एक डिस्कशन करते हैं कि डेली बेसिस पे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि सर एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। देखो, RPSC के पास अगर काम करने का ऑप्शन नहीं है, अगर नहीं होगा वो अलग मैटर है। आज की तारीख में 165 डे हो गया, 165 दिन दे पहले आपको डेट दी, हर बार आपको 80-90 दिन देते थे। क्यों? क्योंकि PT के बाद डिक्लेयर करते हैं, वो गलत था। ये रास्ता बिल्कुल गलत होता है। अगर 1 साल पहले या 8 महीने पहले डेट देनी चाहिए। अपन और आप सब इस बात के सहमत है। दूसरी बात कि अब एक्स सर्विसमैन कह रहे हैं कि हम टाइम नहीं मिला, बॉर्डर पे इन्फेक्ट है लड़के। देखो, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है एक्स सर्विसमैन हर बार रिटायरमेंट होते हैं, ये तो संभावना रहती है, ये तो आपदा है, हर बार हो सकती है। क्या इस आधार पे ये इस तरह पे कोई एग्ज़ाम आगे बढ़ सकता है? इस तरह के आधार पे एग्ज़ाम नहीं बढ़ा। युद्ध हो रहा है, कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है, बहुत शांति है, हर बार एक्स सर्विसमैन आगे रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो उस आधार को तर्क नहीं दिया। क्योंकि अब आप नहीं पढ़े या 165 दिन दे और मेंस भी नहीं पढ़े, तो ये तो अपनी गलती है। जैसे मैं डेली बेसिस पे वीडियो बना रहा हूँ, आने वाले समय एग्ज़ाम में आप देखना पर डे से एक क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि टॉपिक सारे वही हैं जो पेपर के रिलेटेड है और सिलेबस के अनुसार। मोटी बुकें तो लंबे टाइम से पढ़ के आ रहा है। आपको लड़ाई इस बात पे ले, कोचिंग सेंटर वाले जितने भी टेलीग्राम बड़े बड़े, एक भी बंदा ये नहीं कह रहा है
मैंने कई बार लिखा आपको, मैंने ग्रुप में कई बार लिखा आपको लड़ाई लड़नी है ना, कॉपी शेकर के विरोध लड़ो। ये कब आया आरपीएससी को बात बताओ, तब जाके काम होगा। अभी आरपीएससी बहुत सीरियस है, देख लो पद्मा मैडम का हाथों हाथ एक्शन ले लिया है, 39 रैंक आ गई वापस 24 की जगह। तो आपको इस तरह काम करना चाहिए। पोस्टपोन से क्या होगा, महीना भर आगे हो सकता है, इससे कोई आउटपुट नहीं आना ना। आउटपुट आएगा कॉपी शेकर सही होनी से, अच्छे अच्छे लोग पढ़ने वाले लोगों को बाहर बैठे इस बार। क्यों कि मेरे को जैसे एग्जाम्पल क्या मैं मेरी भावना से कह सकता हूँ, मैं पूरी तरह से अंदर हो सकता था, लेकिन अब कॉपी कैसे चेक हुई, क्यों मार्क्स है, खाली कॉपी में नंबर दे रहे हैं तो कैसे विश्वास करें। इसीलिए आपको लड़ाई लड़नी चाहिए एकजुट होकर कॉपी शेकर के लिए। ये पोस्टपोन, नकारात्मक बातें, उसकी आलोचना करना, वो संभाग से था इसलिए उसका हुआ, कॉपी शेकर गलत है इसलिए संभाग का इशू आ रहा है। कॉपी शेक सही करने के लिए ट्रांसपेरेंट सही प्रोफेसर का सही होना चाहिए, इसीलिए रिजल्ट अच्छा मिलेगा। खैर चलिए, अपना अपना सोच होता है, मेरे इस सोच से सहमत नहीं हो, क्योंकि असली लड़ाई होती है वही लड़नी होती है। कैलेंडर लाया, कैलेंडर आया, एग्जाम में टाइम टू टाइम वैकेंसी आनी चाहिए, वो आ रही है। अब आप कह रहे हैं कि एग्जाम आगे होना चाहिए, ये गलत नहीं बात है। 165 दिन के पहले आपको डेट दे दी है, आपको टाइम बता दिया कि इस टाइम को एग्जाम होगा। अब यूँ 2 दिन ही नहीं चला, उससे पहले तुम हवाबाजी करने लगे। एक्स सर्विसमैन हर बार रिटायरमेंट होता है, ये तो आज कल किसी घर के बाहर आपदा आ गए। बहुत सारी महिला आपके ग्रुप में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे डिलीवरी होती है लड़कियाँ, तो क्या वो जाके बोलेगी कि मेरे को एग्ज़ाम आगे कराओ। बेतुका तर्क देने से इसका एग्ज़ाम पे इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मानसिक रूप से इफेक्ट पड़ता है। एग्ज़ाम में अगर आगे कोई बड़ी आपदा हो रही है, पूरा देश इम्पैक्ट हो रहा है, तो वहाँ तो होता ही है। यूपीएससी जैसे डिसीजन लेते हैं ना, तो अभी आरपीएससी क्या करेगी, वो आरपीएससी का मैटर है, वो अपना मैटर नहीं है। अपना मैटर है सिर्फ एग्जाम पे फोकस करना, और ना डाइवर्ट हो, इधर उधर बातें ना सुने, नकारात्मक लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव रहो, बेतुका बयान से हमेशा दूर रहो। बड़े बड़े टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए एक बात नहीं रख पा रहे, आप उनसे जुड़े हुए। नंबर 2, बड़े बड़े कोचिंग वाले आपके लिए सड़क पे आज तक नहीं सोचे कि इस तरह कॉपियाँ चेक हो रही है, इस तरह लड़के बर्बाद हो रहे हैं। आपके साथ 1% भी लड़का टीचर प्रोफेशन नहीं जुड़ रहे। क्यों? आप में शक्ति नहीं है, आप में लॉजिकल नहीं है, आप बात करने सोचते नहीं हैं, इसीलिए आपके साथ गलत हो रहा है। मेरे साथ जब भी गलत होता है मैं बिल्कुल बात ऑन द स्पॉट, ये बात गलत है, मैं इससे समर्थन नहीं देता। तो वैसा विचार आप भी रखो। रूमों में बैठे आप बता रहे आरपीएससी गलत है, मेरी राय में आरपीएससी ज़्यादा गलत अपन है। क्यों? अपन कोई चीज़ गलत आवाज़ ही नहीं उठा रहे किसी के खिलाफ, कोई लड़ रहा है उसको छोड़ के आ जाता है, फिर सिलेक्शन होने के बाद उस लड़के को छोड़ ही देते हो, बस हमारा काम हो गया, है ना। तो इस तरह सोच रखने वाला कोई आगे आदमी न लड़ेगा न कोई करेगा। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए सभी लोगों को। आरएस का जो कॉपी शेक का इशू है ना, वो सबसे बड़ा भ्रष्ट है। खाली कॉपी में नंबर दे रहा, आप सोचो। ब्लाइंड अगर टीचर होता है ना, प्रोफेसर, वो भी हाथ रख के अनुमान लगा के कह सकता था कि ये कॉपी पर्सन खाली है, इसमें 0 नंबर दिया जा सकता है। लेकिन क्यों? कि आप मुख बधिर, मुख दर्शक बन के बैठे हैं, इसीलिए आपके साथ गलत होता है। जब मुझे लगा कि पहला अटेम्प्ट देख के मेरे साथ गलत हुआ है, तो मुझे क्या लगा कि नहीं, पहले बात अपने आप को बदला कि अपन क्या कर सकता है। तो ये डिसीजन लेके आया कि ये आर्टिकल जो प्रोफेसर कॉपी चेक करने वाले के दिमाग में ये बातें रहती है, बड़ी बड़ी किताबें नहीं रहती है, तभी तो 4 अटेम्प्ट लग रहे हैं। मैं खिलाफ हूँ, किसी भी लड़के को 3 से 4 अटेम्प्ट लग रहे हैं ना, वो गलत है। क्यों? पूछो कैसे? क्योंकि आपको गलत इसीलिए है कि आप आरपीएससी के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं लगाते। आपके साथ गलत हो रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा। बंद रूम में आके आप बैठ के एक दोस्त को, दूसरे दोस्त को आलोचना करना, ये बिल्कुल गलत है। आप कितने स्टेप उठाए आरपीएससी के खिलाफ, आप आरपीएससी को कितने लेटर लिखे, आप आरपीएससी सुधार करने के लिए क्या योजना बताई, है ना। जैसे मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए, उस पर खरे उतरेंगे आरपीएससी आने वाला टाइम में, उतरेंगे बिल्कुल। और आरपीएससी का जो पैटर्न बदलाव हो रहा है, उसी के साथ मैं भी बदला हूँ। मैं पीछे हटने वालों में नहीं हूँ, मैं डेली बेसिस पे आर्टिकल लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको आने वाला टाइम में एग्ज़ाम में ये पूरी तरह से देखने को मिले कि कोई राजस्थान में एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था और वो एग्ज़ाम में इतना इम्पैक्टफुल डाल के आया, और ना फीस का पैसा ले रहा हूँ ना कुछ भी ले रहा हूँ। बस मेरा मकसद एक ही है कि आप सोच बदलो, मानसिक रूप से परिपक्व बनो। हो सकता है आपको बुरा लगेगा कुछ, लेकिन ये सच्चाई है और कड़वी है दोस्तों यारो। चलते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए एग्जाम पर। देखो, सीमा पर संघर्ष कीमत राजकोषीय घाटा ये है कि राजकोषीय घाटा क्या है कि भाई राजकोषीय जो मोर्चा है ना, क्या है राजकोषीय मोर्चा, जो ये कहता है राजकोषीय घाटा क्या होता है। अब आपको पढ़ता है, देखो सीमा, बेसिक बातें बता, राजकोषीय घाटा क्या होता है ये पहले पढ़ेंगे, लेकिन ये बताओ सीमा संघर्ष। देखो, जब भारत और चीन का गलवान संघर्ष हुआ, मान लो ये कोई
भारत और चीन के बीच में गलवान संघर्ष हुआ। ठीक है, तो यहाँ 2020 में हुआ, भारत पाक पे LOC के संघर्ष हो रहा है, लगातार हो रहा है, इसी के सिलसिले में ये बातें की जा रही हैं। अब ये कह रहा है कि संघर्ष जब भी होता है ना, कीमत चुकानी पड़ती है। देखो कीमत कौन कौन सी होती है, ये बात याद रखना। एक तो सीधे सैन्य खर्चों बढ़ोतरी होगी। गलवान संघर्ष के बाद भारत आपदा रक्षा खरीद हजारों करोड़ रुपये खर्च किया 2020 के बाद। बुनियादी सेवा क्या होता है, बुनियादी सेवा याद रखना, बुनियादी सेवा क्या होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास आदि पे खर्च करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट विकास की परियोजना क्या है, विकास की परियोजना है ना, याद रखना। चौथा पॉइंट राजकोषीय घाटा, जो ये राजकोषीय आज आर्टिकल लिखा है लेखक के द्वारा। और विदेशी निवेशकों को FDI में सीमित। देखो जब भी कोई देश में कंप्लीट होता है ना, तो बहुत सारे इशू आते हैं, उसमें सेना पे खर्च करना पड़ता है, FDI कम आती है, विकास परियोजना देरी होती है, बुनियादी ढांचे में स्ट्रक्चर में कमी आती है। उसी तरह अब मान ले 2 देश है, भारत पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान टोटल दूसरे देशों पे 47% GDP खर्च कर्जे में, कितना 47%, और उसमें से 4% इस रक्षा बजट पे खर्च कर रहा है। और उसी के दबाव में आके भारत भी अपने एंटी सेफ्टी के लिए, अपने सुरक्षा के लिए 2.4% GDP का रक्षा बजट पे खर्च कर रहा है। कारगिल के युद्ध के बाद पर डे 10,000 करोड़ का फंड का खर्च हुआ था वहाँ कारगिल के युद्ध में। तो उसी के लिए GDP राजकोषीय घाटा बता रहा है कि भाई अगर दोनों देश में युद्ध होता है ना, तो राजकोषीय घाटा को भुगतना पड़ता है पूरा खर्चा, है ना। अपन उसी पे डिस्कशन करते हैं। और वो कह रहा है कि नहीं, अगर आप इतना संघर्ष यहाँ कर रहे हैं ना, और 1.8% अपन सिर्फ स्वास्थ्य पे खर्च कर रहे हैं, जबकि अपने GDP कितने पे, रक्षा पे कितना पे कर रहे हैं, 2.4%, है ना। तो अपन को इस चीज़ों पे ध्यान देना है कि युद्ध होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने कई बार पढ़ाया भी हूँ, है ना, क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो अपन पढ़ा भी हैं। भारत पाकिस्तान के युद्ध में कई बार आतंकवाद के टाइम में मैंने पढ़ाया, आप जाके सुन लेना। अब पढ़ते हैं राजकोषीय घाटा और राजकोषीय व्यय क्या होता है। अपन राजकोषीय व्यय की बात करें, राजकोषीय घाटा देख समझते हैं। ये बताता है कि सरकार का एक साल में जितना खर्च हुआ, मान लीजिए कुछ सरकार है कि एक साल का जितना खर्च हुआ है ना, कितना, एक साल का जितना भी खर्च हुआ, मान लीजिए कुछ 100 रुपया कुल कमाई है, उनमें से 130 रुपया खर्च किए, तो 30 रुपये का राजकोषीय घाटा हुआ। मान लीजिए 100 रुपये कमाया, 130 रुपये खर्च किया, तो घाटा कितना हुआ, 30 रुपये। आया ही 100 रुपये, खर्च कितना किया, 30 रुपये, कितना हुआ, 30 रुपये। तो ये क्या है, राजकोषीय घाटा बढ़ने का मतलब है सरकार ज़्यादा उधारी ले रही है। अगर सरकार ज़्यादा उधार ले तो वापस ब्याज भी देना पड़ता है, वो किसके ऊपर, वो जनता के टैक्स पे बोझ बढ़ता है, जहाँ उपकर टैक्स, सेस टैक्स जैसी बढ़ोतरी करनी पड़ती है। अब आगे चलते हैं, राजकोषीय घाटा अपन ये पढ़ा। अब मान लीजिए कोई आसान शब्दों में और पढ़े, जो अपन पढ़ते हैं कि व्यय क्या होता है, क्या होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या होता है। ये 2 व्यय होते हैं, क्या होता है, ये अपना है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, 2 शब्द हैं, याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर और राजस्व व्यय। कैपिटल एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय की बात करें, क्या बोलते हैं, राजस्व व्यय। देखो ये राजस्व व्यय, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि खर्च जो सरकार की सामान्य सेवाएं, वेतन, पेंशन, अनुदान आदि पर होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो कोई ऐसा खर्च जिसमें कोई नया पूंजीगत साधन, सड़क है, जैसे कोई नया साधन, क्या होता है, नया साधन, पूंजीगत साधन वह है, जैसे सड़क, स्कूल। पूंजीगत साधन पे खर्च नहीं करता ये, कोई स्कूल, कोई एसेट पे खर्च नहीं करता, ये करता है एसेट पे, क्या करता है, एसेट पे, पूंजीगत वह, संपत्ति प्राप्त करना। और ये करता है वेतन देना, है ना, खाद्य सब्सिडी देना, LPG सब्सिडी देना, कर्मचारियों को वेतन पेंशन देना, ब्याज भुगतान देना, उधार लिया गया है सरकार ने जो कर लिया उस पर ब्याज भुगतान करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा चलाना। जैसे था आपको 2 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है, पिछली बार गैर कर राजस्व के बारे में पूछा था, इस बार राजस्व या पूंजी के अंतर्गत आपको पूरा तैयार रहना इस चीज़ के लिए। ऐसा खर्च जिसके ऊपर पूंजीगत साधन प्राप्त नहीं हो, लेकिन सरकार खर्च रोजमर्रा चीज़ों पे करता है, जैसे कर्मचारियों को वेतन, है ना, सेवाएं, पेंशन, अनुदान, है ना, ब्याज भुगतान करना है, LPG सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, इन पे खर्च करने वालों को हम कहते हैं राजस्व व्यय। 100 से घर पर बिजली बिल, राशन और बच्चों की स्कूल की फीस, ये सब रोजमर्रा के खर्च है। वैसे ही सरकार का राजस्व है। अपने घर का देख लो, जैसे राशन का सामान, बिजली बिल, राशन, बच्चों, स्कूल फीस, ये सब क्या है, रोजमर्रा की चीज़ें, इसीलिए खर्च करना। अब पूंजीगत व्यय बारे में पढ़ते हैं। पूंजीगत व्यय क्या होता है। अब पूंजीगत मान एसेट है, क्या है, ये कोई संपत्ति है। मान लो सरकार की लंबी अवधि क्षमता बढ़ती है इसमें, जैसे सड़क, आज सड़क बनाई है,
आज तो खर्च हुआ, लेकिन लंबे टाइम बाद में फिर क्या टोल टैक्स वसूले जाएगी सड़क बनने के बाद। तो ये सरकार है क्या है, एसेट है। क्या है, एसेट है। इस पर सब लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन राजस्व ये पे खर्च करने के बाद कोई प्राप्त नहीं होता। जैसे पुल है, रेलवे बना, आज रेल पटरी भी सही, आज हजारों रेलवे चल रही है, वहाँ से सरकार को रिस्टोर क्या वह जो पूंजीगत प्राप्त होती है ना, तो उसी तरह राजस्व प्राप्त होता है वहाँ से। बिजली संयंत्र लगाना, सरकारी कंपनी में निवेश करना, नए हथियार जहाज को खरीद, ये सब क्या पूंजी। सोचो जैसे कोई घर, नई बाइक, मकान खरीद रहा है तो दीर्घकालीन निवेश है। ऐसे सरकार, मान लो आज मैंने मकान खरीदा तो आज तो मेरे पैसा गया, लेकिन एक टाइम के बाद मैं इसको बेच के 2 गुना पैसे वसूल सकता हूँ। तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर कैपिटल होता है, उसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। तो आपको ये मोटे मोटे शब्द याद रखना, मैंने पूरा समझा दिया हूँ। पूंजीगत व्यय, राजकोषीय घाटा क्या होता है। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या है, एक शब्द और आता है, वो है पूंजीगत नहीं, उसको बोलते हैं राजस्व प्राप्ति व्यय। और राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती है, पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती है, ये भी बेसिक शब्द है, आपको पूरा समझना है। टॉपिक लिया इसीलिए कि समझ के पूरा पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई पूंजीगत राजस्व प्राप्तियाँ क्या है, राजस्व प्राप्तियाँ। अब ये राजस्व प्राप्ति 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक तो कर राजस्व और एक गैर कर। अब आया 2023 के अंदर जो प्रश्न आया वो है गैर कर राजस्व। कर राजस्व क्या कहता है, कर राजस्व हमेशा आयकर, वस्तु जीएसटी, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, कस्टम, एक्साइज, जीएसटी और इनकम टैक्स, ये आता है कर राजस्व। गैर कर के अंदर पिछली बार प्रश्न आया था मेंस में, तो ये बातें लिखनी थी। सरकारी सेवा में शुल्क, पासपोर्ट फीस, सरकारी कंपनियों का लाभांश, आरबीआई का लाभांश है ना, आरबीआई का लाभांश, सरकारी कंपनियों का लाभांश, और जुर्माना, जो लाइसेंस, जो टैक्स जुर्माना लाइसेंस बनाते हैं उन पे शुल्क। आपने 5,000 टैक्स भरा, सरकार की राजस्व प्राप्ति है। लेकिन आपने पीएसयू और ओएनजी, ऑयल नेचुरल गैस कंपनी ने सरकार को मुनाफा दिया, तो ये क्या है, गैर कर राजस्व। आपने 5,000 का टैक्स भरा, ये सरकार का राजस्व हो गया। आपने कोई नेशनल गैस ऑयल नेचुरल गैस कंपनी के द्वारा सरकार को मुनाफा दिया, ये गैर कर राजस्व। क्या है, गैर कर राजस्व। तो आपको राजस्व कर में 2 याद रखना। अब है पूंजीगत प्राप्तियाँ, राजस्व प्राप्तियाँ 2, कर और गैर कर। अब है पूंजीगत प्राप्तियाँ। पूंजीगत प्राप्तियाँ में क्या होता है, मान लीजिए कोई, ये पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या है, पूंजीगत प्राप्तियाँ। मान लीजिए कि आपने सरकार, ये पूंजीगत प्राप्तियाँ है, पूंजीगत प्राप्तियाँ। मान लीजिए सरकार ने 1 लाख करोड़ का कर्ज लिया, किसने, 1 लाख, कितना, 1 लाख करोड़ को अमेरिका से लिया, तो ये क्या है, पूंजीगत प्राप्ति। अगर सरकार ने बेल, जैसे कोई कंपनी बेल शेयर मार्केट बेचा, तो ये क्या है, पूंजीगत प्राप्ति। तो आइए याद, कोई सरकार की कोई मान ले कंपनी है, उसने भी अपना शेयर मार्केट बेचा, बॉन्ड बेचे, प्राप्त किए पैसे, तो क्या बेल है। अब सरकार ने 1 करोड़ का कर्ज लिया, पूंजीगत प्राप्ति कैसे, जैसे कौन किसके रूप में देखते, एक तो ऋण के रूप में, याद रखना 3 रूप है। एक तो वो लोन ले सकते सरकार, दूसरा संपत्ति बिक्री, डिसइन्वेस्टमेंट, क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, ऋण वसूली, लोन रिकवरी। एक तो होता है बोरोइंग यानी लोन, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट और एक है लोन रिकवरी। पहले से कर्ज सरकार के दूसरों को दिया गया, उसकी वापसी होती है, तो ये क्या है, ये ऋण वसूली। तो ये आपको याद रखना, दोनों में अंतर क्या है। अगर वापसी की आवश्यकता, राजस्व प्राप्तियों को कोई वापस नहीं कर सकते, संपत्तियाँ देते हैं कोई लाभ नहीं होता है। यहाँ पे कोई न तो वापस कर सकते हैं, न कोई संपत्ति में कोई लाभ होता है, यहाँ पे खर्च ही होता है राजस्व प्राप्तियों में। उदाहरण के लिए जीएसटी और आयकर, आरबीआई लाभांश होता है राजस्व में, और उपयोग क्या होता है, रोजमर्रा खर्च के लिए राजस्व खर्च। पूंजीगत प्राप्तियों में क्या होता है, हाँ इसमें वापस भी ले सकते हैं, और कर्ज आदिवासी जो संपत्ति है, एसेट है, कोई मान लो घर लिया था, वो घर बेच रहा है, तो उसको असर पड़ता है, लाभ पड़ता है। आज 40 लाख में लिया, कल उठ के 60 लाख होंगे, तो इसका क्या है, ये संपत्ति देनदारी असर पड़ता है। इसमें कर्ज और डिसइन्वेस्ट में ऋण वसूली होते 3 प्रकार हैं, एक तो ऋण, एक डिसइन्वेस्टमेंट और एक कहते हैं लोन रिकवरी। जैसी यहाँ पे उदाहरण है, उपयोग पूंजी निर्माण के लिए घाटा भरने के लिए। कब, पूंजी निर्माण के, जो पूंजी निर्माण होता है वो घाटा के लिए लेते हैं। अब आगे चलते हैं। मुख्य बिंदु, सीमा संघर्ष और राजकोषीय प्रभाव। क्या होता है, सीमा संघर्ष और राजकोषीय। रक्षा, देखो व्यय में वृद्धि क्या होता है, राजकोषीय 2024-25 में 6 लाख करोड़ रुपया अधिक खर्च करना पड़ा, जिसका बड़ा हिस्सा सीमा तैनाती, हथियार खरीद और रक्षा को इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा है पूंजीगत व्यय में, देखो मैंने क्या बोलता है, सरकार को पूंजीगत व्यय, जैसे बड़े बड़े
बंकर, सुरंग, सैटेलाइट आदि निगरानी करनी पड़ती है। दीर्घकालीन विकास की बजाय सुरक्षा को लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। तीसरा पॉइंट, सीमा राज्यों पर दबाव बहुत बड़ा है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लद्दाख या नियमित सैन्य गतिविधियों स्थानीय विकास योजना को बाधित करता है। चौथा पॉइंट, राजस्व का पुनः आवंटन होता है। सामाजिक योजना बजट कम करके रक्षा क्षेत्र में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। ये राजकोषीय घाटा का प्रभाव पड़ता है। पाँचवा पॉइंट, आयात और व्यापार। मान लो भारत पाकिस्तान में आज शांति हो जाए ना, तो $5.7 बिलियन का व्यापार बढ़ता है, लेकिन अभी सारे ठप है, ना एक्सपोर्ट हो रहा है ना इम्पोर्ट हो रहा है, तो नुकसान दोनों का हो रहा है। तो आपको याद रखना, जबकि कोई युद्ध हो रहा है, संघर्ष होता है, राजकोषीय घाटा प्रभाव पड़ने वाला कौन कौन से बिंदु हैं? एक तो रक्षा व्यय वृद्धि, डिफेंस है ना, डिफेंस में, पूंजीगत व्यय में है ना ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, बंकर पर, सुरंग है। दूसरा, सीमा राज्यों पर दबाव होता है, जैसे विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम न चला के वहाँ पे सेना खर्च करनी पड़ती है, ITBP जैसे अरुणाचल में खड़ी है। उसी तरह आगे राजस्व पुनः आवंटन, भाई राजस्व की जो सामाजिक योजना है उसको बजट कम करना पड़ता है, लेकिन खर्च कहाँ करना पड़ता है? फिर रक्षा क्षेत्र में। पाँचवा पॉइंट, आयात निर्यात। भारत पाकिस्तान में आज भी 5.7 बिलियन ट्रेड का व्यापार हो सकता है अगर शांति से दोनों को लाभ मिले। आगे चलते हैं, ये पॉइंट याद रखना है। अब ये प्रभाव क्या कहता है कि आर्थिक सुरक्षा खर्च वृद्धि, अन्य स्वास्थ्य शिक्षा कटौती करना है ना, ये पूंजीगत व्यय कटौती, दीर्घकालीन विकास होता है। सामाजिक पे प्रभाव क्या पड़ा है आपको पता ही होगा, सीमावर्ती नागरिक जीवन प्रभावित, पलायन संपत्ति। भाई जब सामाजिक युद्ध हो रहा है, वहाँ कुछ भी हो रहा है, तो लोग तो पलायन हो गए ना, एक स्थान दूसरे स्थान जाएंगे, फिर उनके खाने पीने की सुविधा, उसके रहने के लिए सुविधा है, हॉस्पिटलाइज सुविधा, ये क्या है? सरकार भी खर्चा है। मनोविज्ञान, असुरक्षा, पुनर्वास की आवश्यकता पड़ेगी। क्या है राजनीति में क्या होगा? अगर युद्ध होता रहे कि विपक्ष सरकार का फायदा उठाएगा, विपक्ष का फायदा उठा के देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती है। इसी तरह रक्षा नीति, कूटनीति पर दबाव बढ़ता है। अब चैलेंज क्या है भाई? चैलेंज क्या है? राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो रक्षा पे अधिक खर्च करना पड़ता है। पहला चैलेंज याद रखना, ये सारे पॉइंट लिखना है अब एग्जाम में आते ही। मानव विकास सूचकांक है ना, मानव पॉवर्टी, शिक्षा, हेल्थ जैसे सूचकांक पे खर्च न किया जाए और आर्थिक स्थिति मजबूत न करने की बजाय बॉर्डर, सीमावर्ती क्षेत्रीय सुरक्षा पे खर्च करना। आर्थिक असमानता बढ़ जाती है, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में, जैसे विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम न शुरू करके वहाँ पे इंटरनेट न देना, स्कूल न खोलना, हॉस्पिटल न खोलना, लेकिन आप क्या करेंगे? तो वहाँ पे गरीबी बढ़ेगी है ना, महिला जैसे पुरुष जैसे में अंतर आएगी आय के इनकम में। तो ये क्या है? असमानता। क्या है? आर्थिक असमानता। एक आदमी के पास 100 रुपया है और एक के बाद 10 रुपये है। तो इन सारे पॉइंट आपको याद रखने, ये सारे एग्जाम में लिखने हैं और ये बहुत सरल और सहज के रूप में आपको समझा रहा हूँ। आगे चलते हैं। राजकोषीय सुधारों के सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या है? राजकोषीय सुधारों के लिए सरकार ने उठाए गए कदम, प्रत्येक कस्टम, एक्साइज ड्यूटी जो अपन पढ़ के आए राजस्व कर वसूलते टाइम में है ना। नए आयकर स्लैब उठाई, प्रत्येक कर में क्या पहला रिफॉर्म किया? नए आयकर स्लैब। 12 लाख से अगर अधिक वार्षिक आयकर है तो उनको क्या कर दिया? नए आयकर में शामिल किया। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? ये 50,000 डिस्काउंट से बढ़ाकर 75,000 कर दिया। जैसे मान लो ये स्टैंडर्ड डिस्काउंट और TDS पढ़ते हैं, क्या है? अब देखो, पहला पढ़ते हैं स्टैंडर्ड, मतलब TDS पढ़ते हैं। TDS क्या बोलता है? ये रहा TDS सीमा 6 लाख रुपये, 1 लाख रुपये किराए वाली बात है। तो अपन ऐसे पढ़ते हैं, ये मान लो कोई 50,000 सैलरी है, आप कितनी, मान लो महेश के नाम से कोई 50,000 की सैलरी आप में से, ये प्रति माह इसकी सैलरी आती है, लेकिन एम्प्लॉयर में इसकी अनुमानित टैक्स काट कर सरकार को जमा कर देते हैं। अनुमानित टैक्स काट कर सरकार के पास जमा कर देते, तो आपको सैलरी मिलती है। फिर ये टैक्स के बाद आपका इनकम टैक्स फाइलिंग जो एडजस्ट करते हैं उसको बोलते हैं TDS। अब आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड, ये शब्द है ना, ये रहा शब्द, ये देखो ये रहा शब्द स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये क्या होता है? मान लीजिए अगर आपकी कुल सैलरी 6 लाख है, कितनी है? कितनी? 6 लाख। कितनी? 6 लाख। याद रखना, ये पॉइंट एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। अगर मान लो आपकी 6 लाख की सैलरी है, टैक्स कैलकुलेशन से पहले 50,000 घटा दिए भाई, टैक्स कैलकुलेशन से पहले आपको 50,000 घटा दिए, आपके पास कितना है? 5.50 लाख 6 लाख में से। तो ये है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो आपको ये याद रखना है, TDS और स्टैंडर्ड, ये टैक्स की कटौती करता है और टैक्स में छूट देता है। कौन देता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये याद रखना। अब आगे चलते हैं। TDS समझ लिया भाई, 1 लाख किराया पर TDS की 6 लाख पर डिस्काउंट दे दी। अब ITR फाइल बनना है, इसके बाद जो अपडेट रिटर्न समय 4 साल की सीमा रखी गई है। नया इनकम टैक्स बिल, कर प्रणाली सरल करना है ना, नया बिल इनकम या कर प्रणाली को सरल करना, अनुमान बोझ कम करने की पहल है। राजकोषीय अनुशासन
क्या होता है, ये राजकोषीय घाटा लक्ष्य 2025-26 का 4.4% है ना लक्ष्य रखा। अब व्यय की प्राथमिकता क्या है, पूंजीगत व्यय आपको पढ़ते हैं, पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय है ना, ये याद रखना, सब ऊपर पढ़ के आए, बेसिक टाइम भले लगा लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके आए हैं। राजस्व व्यय ये भी आपको पढ़ के आए, सब्सिडी और कटौती करना, पूंजीगत व्यय है ना न करके राजस्व व्यय सब्सिडी कटौती में कम करना, ये है व्यय की प्राथमिकता, आपको याद रखना। तीसरा पॉइंट, राजस्व सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधार क्या है, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन, बजट, लेखांकन, रिपोर्टिंग, पारदर्शिता, जवाबदेही जैसे को बढ़ाए रखना, जिससे क्या होगा कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन अच्छा बनेगा तो राजकोषीय घाटा को कम किया जा सकता है। ऑपरेशनल गाइडलाइन, केंद्र राज्य नियमों का एकीकरण करना। चौथा पॉइंट क्या है, राजकोषीय घाटा आर्थिक 2024-25 के अंदर व्यय निवेश में फोकस किया, 11.12 लाख करोड़ रुपये तक वृद्धि की पूंजीगत व्यय में, ये याद रखना। रक्षा की सीमा सुरक्षा में रक्षा बजट सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त आवंटन। अन्य सुधार उपाय जैसे निर्यात निर्माण, इलेक्ट्रिकल ईवी, जो इलेक्ट्रिकल ईवी लाने से क्या होगा, जलवायु क्लाइमेट चेंजिंग, ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़े, ज़्यादा खर्च नहीं पड़ेगा तो क्या हो, देश की ग्रीन एनर्जी बढ़ावा मिलेगा, एनर्जी में क्या, लोग बीमार कम होंगे, प्रदूषण जैसे स्वास्थ्य कम होगी, जिसे खर्च करना पड़ रहा कम करना पड़ेगा। जहाज निर्माण, चमड़ा आदि क्षेत्रों में कस्टम ड्यूटी को छूट दी गई। अब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सपोर्ट कर वित्तीय सहायता में निष्कर्ष क्या है, सरकार ने कर सुधार, व्यय प्राथमिकता, वित्तीय प्रबंधन, निवेश वृद्धि, उद्योग के स्टार्टअप के माध्यम से राजकोषीय घाटा कम करना। अब मोटा मोटा पढ़ते हैं कि राजकोषीय घाटा कम करने के लिए चैलेंजेस क्या है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि राजकोषीय घाटा क्वेश्चन आए तो चैलेंजेस कम करने में चैलेंज क्या है। तो देखो, पहला है सब्सिडी बोझ, क्या है यहीं पर समझाते हैं। पहला है सब्सिडी बोझ, क्या है सब्सिडी बोझ, ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, इसलिए टॉपिक अच्छा है, इसलिए धीरे से और आराम से समझा रहे ताकि एग्जाम में प्रश्न आए आपका गलत न हो। अब ये राजकोषीय घाटा कम करने के लिए पॉइंट कौन कौन से, बताओ कौन कौन से पॉइंट है, कौन से पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कम करने के लिए, पहला पॉइंट है सब्सिडी बोझ, सब्सिडी बोझ कम करना। जैसे 2023-24 में सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भारी सब्सिडी दी, बजट का दबाव बनता है ना, खाद्य सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी है, इसको याद रखना। पहला है सब्सिडी कम करना, ब्याज भुगतान है ना, ब्याज भुगतान में वृद्धि को होने से राजकोषीय घाटा को कम करना बहुत मुश्किल होता है कि सरकार पुराने कर्ज पर भारी ब्याज देना पड़ता है। कुल व्यय को मान लीजिए कोई 2024 है, भारत में कुल बजट वर्ष का लगभग 20% ब्याज भुगतान में गया है 2024 का, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं राजकोषीय घाटा कम करने में। तीसरा पॉइंट, कर राजस्व में स्थिरता नहीं है, जीएसटी संग्रह में कभी कभार उतार चढ़ाव आता है, आयकर चुकाने वालों की संख्या सीमित हो रही है, टैक्स चोरी पर टैक्स, मतलब भाई टैक्स चोरी करेंगे, जीएसटी स्थायी नहीं है, फेरबदल करना पड़ रहा है, आयकर टैक्स देने में कतरा रहे हैं, तो क्या हुआ, कोविड-19 काल में कर संग्रह भारी गिरावट आई, वो एग्जाम्पल, तो क्या हुआ, सब्सिडी पर बोझ कम करना, ज़्यादा होने से, ब्याज भुगतान ज़्यादा करने से, कर राजस्व जैसी स्थिरता नहीं होने की वजह से ये राजकोषीय घाटा कम करना बहुत बड़ा चैलेंज है। राजस्व व्यय का लगातार बढ़ना, भाई राजकोषीय घाटा के साथ में क्या राजस्व व्यय कौन सा आपको पता है ना, वेतन, पेंशन, सब्सिडी, एलपीजी, ये सब क्या है राजस्व व्यय, तुरंत देना है ना, 7वें वेतन के बाद अभी वेतन और बढ़ जाएगा तो बोझ और बढ़ जाएगा। राजनीति, चुनावी दबाव, कई बार वोट बैंक के ध्यान में रखकर लोक लुभावन योजना चलाई जा रही है। ये आपको मोटे मोटे पॉइंट याद रखना, कौन कौन सा वापस समझा रहा हूँ। सब्सिडी का बोझ राजकोषीय घाटा को कम करने में सबसे बड़ा चैलेंज आता है, एक तो आता है क्या आता है, एक तो आता है सब्सिडी बोझ, फिर आता है टैक्स की स्थिरता नहीं होने की वजह से है ना, फिर आता है ब्याज भुगतान, फिर आता है राजस्व व्यय में लगातार, फिर आता है राजनीतिक चुनावी दबाव। तो आपको इस तरह पॉइंट को याद रखना ताकि एग्जाम में जब भी प्रश्न बने तो आप बेस्ट करके आए और एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए। अब आगे चलते हैं, अपन इस पॉलिसी को पढ़ते हैं कि ये पॉलिसी क्या कह रही है। अब चलते हैं, इस पॉलिसी योजना है 10 साल पूरा हो गए। देखो पहला पॉइंट है, इसको 10 साल पूरा हो गया, क्या हुआ है 10 साल पूरा हो गया, ये एग्जाम पे इंपॉर्टेंट है। अब ये कब आई थी, 2015 से लेकर कब, 2015 से 2025 तक आई थी, याद रखना। दूसरा फैक्ट इसमें से याद रखना, ये 25.5 लाख करोड़ से अधिक लाभार्थी कुल ऋण वितरण हुए अभी तक। औसत प्रति ऋण है 55,000 से लेकर 65,000 के बीच में औसत प्रति ऋण है। ये फैक्ट इधर याद रहे ना रहे, एक बार आप सुन लेना और देख लेना, मैंने पीडीएफ वही डाली थी, ग्रुप में पड़ी थी, वो वहाँ से वापस लाई हूँ। अब लाभार्थी क्या है, कुल लाभार्थी मान लो कितना है, 23.5 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी हुए हैं अभी वर्तमान में। महिला उद्यमी
लगभग कितनी है 68%। कितनी, ये रहा पॉइंट, कितनी है 68%। SC ST OBC कितनी है 50% लाभार्थी पॉइंट हुए। तो याद रखना मोटा मोटा कि कुल लाभार्थी 43.5 करोड़ को, आपको ये फैक्ट याद रखना। 10 साल पूरे हो गए, 2015 में शुरू हुई थी, अब अभी तक 10 साल पूरे हो गए। अब उसका उद्यमिता को बढ़ावा, इसका लाभ क्या होगा भाई, रोजगार में स्वरोजगार लाभ क्या होगा, उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। क्या बोल रहे हैं, उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, है ना। फिर महिला सशक्तिकरण अच्छी होगी, महिला की स्थिति अच्छी होगी। नंबर पॉइंट, रोजगार सर्जन होगा, 5 करोड़ रोजगार सर्जन होगा। भारत में बेरोजगारी दर में नियंत्रण में योगदान होगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम सेक्टर क्या होगा भाई, छोटे उद्यम जनता को लोन मिलेगा तो क्या होगा 30% GDP का योगदान। सबसे ज़्यादा भारत में अगर GDP का योगदान है वो मार्जिनल छोटे दुकानदार लोगों का है। अब डिजिटल समावेशन बढ़ावा मिलेगा भाई, रुपये मुद्रा कार्ड पेमेंट से ऑनलाइन होगा तो क्या होगा, पेमेंट आज ऑनलाइन हो रहा था, क्या है ये, क्या है ये डिजिटल समावेशन। आप सब्जी लेने जा रहे हो मंडी में तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, ये क्या है डिजिटल समावेशन है। सामाजिक समावेशन, जो SC ST OBC माइनॉरिटी वुमेन दिव्यांग आर्थिक को मुख्य धारा में जोड़ने में काम आएगी। भाई लोन दे रहा है तो वो कोई ना कोई दुकान खोल सकता है, बस स्टैंड पे कोई अपना तंबाकू दुकान बेच सकता है। तो छोटा उद्यम बढ़ाने की बहुत भूमिका होती है। वैश्विक पहचान की बात करें और राजस्थान के संदर्भ में अगर इस योजना की बात करें तो 1.9 करोड़ अधिक लाभार्थी को अभी तक लोन दे दिया गया। और ग्रामीण महिला उद्यम को राजस्थान ने 5वां, पूरे भारत में राजस्थान का ग्रामीण महिलाओं को लोन देने में 5वां राज्य बना है। तो ये पॉइंट याद रखना आपको मोटा मोटा। अब यही है कि 8 अप्रैल 2025 10 वर्ष पूरे हो गए और टोटल कितने हो गए 43.8 करोड़ लाभार्थी को जोड़ा गया। 25.5 लाख करोड़ को अधिक लोन वितरित किया गया और महिला को 68% लाभार्थी। ये पॉइंट लिखने से एग्जामिनर में, आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न है आत्मनिर्भर बनाने के संदर्भ में तो महिला को 68% लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिया गया। इस तरह बात लिखने से एग्जामिनर का ध्यान आपके प्रति अट्रैक्ट होगा और कॉपी नंबर दे सकता है। अब आगे चलते हैं भाई, 3 तरह के होते हैं इसमें। पैरामीटर कितने पैरामीटर हैं 3 तरह। कौन कौन से, देखो किसको लोन दे, योग्यता कौन, श्रेणी क्या है, ये है श्रेणी। पैरामीटर क्या है, देखो पहला है शिशु, है ना, लोन, जो ऋण सीमा कितनी है 0 से 50,000। कितनी, 0 से 50,000। ये आपको श्रेणी पूछ सकता है 5 नंबर 2 नंबर में। इसका काम है नए व्यवसाय, जब ये पहली बार शुरू करता है इसको 50,000। मान लो व्यवसाय का आपको विकास और बढ़ाना आगे तो ये किशोर ईश्वर नाम से लोन दिया जाएगा, जो 50,000 से लेकर 5 लाख तक। कितना, 50,000 से 5 लाख तक, ये व्यवसाय का विकास करने के लिए। अब है तरुण, क्या है तरुण को दिया है 5 लाख से 10 लाख। तो शिशु को दिया 50,000, फिर 50,000 से 1 लाख तक दिया है। किसको दिया है, किशोर को। 5 लाख से 10 लाख दिया तरुण को, जो व्यवसाय का विस्तार बहुत बड़ा, कोई मान लो फैक्ट्री खोलना चाह रहा है वो। लेकिन उसके आगे अब तरुण प्लस है, वो है 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। 10 लाख से 20 लाख तरुण। मोटा एग्जाम में हर बार योजना का उद्देश्य पूछ रहा है। उद्देश्य क्या है, ये आपका श्रेणी याद रखना, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस, ये याद रखना। अभी हालांकि में 3 ही है लेकिन आगे वाले तरुण प्लस करेगा वो। अब चलते हैं उद्देश्य, क्या है उद्देश्य। अब उद्देश्य में क्या कह रहा है, उद्देश्य कह रहा है कि भाई असंगठित मतलब क्या होता है, कोई रजिस्टर नहीं होता, ठेला वाला, है ना, ये क्या है असंगठित क्षेत्र है। कबाड़ी वाला असंगठित क्षेत्रों में गैर कृषि लघु उद्यमों को ऋण उपलब्ध करवाना, स्वरोजगार जैसे सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहन करना, SC ST OBC महिलाओं को, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, बैंकिंग प्रणाली वंचित वर्गों को जोड़ना। ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये रहा। तो आपको ये पढ़ना है पॉइंट, मैं ग्रुप में इसकी डाल दूंगा वापस ताकि आप रिवीजन जल्दी कर सके। और आप इसी पे पॉइंट लिखना, चुनौतियाँ और इसका प्रभाव सामाजिक। इसका प्रभाव जब भी प्रश्न आया ना योजना को इस तरह लिखा करो, कैसे, जैसे कोई भी प्रभाव आया कि योजना का क्या प्रभाव पड़ेगा तो आप सामाजिक बनाओ एक अलग से, फिर आर्थिक बनाओ, फिर इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभाव क्या सुधार पड़ेगा, और फिर बेरोजगारी पे, फिर महिला पे क्या प्रभाव। इस तरह है ना क्वेश्चन बनाओ ताकि क्या एग्जाम में ना लिखते समय जल्दी एग्जामिनर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाए और अच्छा एग्जामिनर का ध्यान खींचने के लिए इस तरह है ना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये है ना, ये इसमें है ना फिक्स पैरामीटर होते हैं, इसमें बातें अलग अलग होती है लेकिन ये आंसर फ्लो चार्ट बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आगे चलते हैं, अपन S-400 पढ़ते हैं कि मिसाइल क्या कह रही है। देखो पहले बेसिक समझते हैं। S-400 के मतलब क्या है कि ये 400 किलोमीटर दूरी थी। मान लीजिए आप घर के बाहर को कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, आपके घर के बाहर कैमरा लगा, आप मान लीजिए 4 किलोमीटर दूर आते ही इस कैमरा
आपका घर के बाहर कैमरा है जो वो अलार्म बजता है, अलार्म बज जाता है तो ये आवाज़ करता है कि भाई, तो ठीक वैसे ये काम करती है कि 400 किलोमीटर दूरी ये अपने आप को एक्टिव कर लेती है और दुश्मन की रडार को समाप्त करने में कामयाब होती है। तो इसको इसीलिए बोलते हैं S-400। अब समझ में आया? ये दुश्मन की लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल आदि को लंबी दूरी पहचान कर अपना नष्ट कर देते, जैसे अभी अपनी पाकिस्तान और बॉर्डर पे खड़ी करते हैं हमेशा जम्मू कश्मीर साइड में। तो इसीलिए इनका अभी सुर्खियों में आया था, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इसको उपयोग मिला ताकि भारत को बहुत बड़ा एक नुकसान होने से बचाया गया है S-400 में। इसको सूरदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है, याद रखना, मैंने समझा दी। घर के एग्जाम पर बाल अलार्म बजता है तो जैसा काम करता है ये। लक्ष्य फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल सभी में काम आता है। रडार सिस्टम 100 से अधिक लक्ष्यों को एक साथ कर सकता है, जिसमें मिसाइल 4 प्रकार की मिसाइल होती है, 4N96, 4N6, 48-6 और 9M96E आदि। एयरफोर्स लाभ क्या है इसका? बहुत लाभ ये, भारत के जो हवाई सुरक्षा मजबूत हो गई, चीन और पाकिस्तान संभावित खतरों को कम करने में कामयाब होगा। नो फ्लाई जोन जैसे प्रभावी होला, दुश्मन के विमान हमारी सीमा में आने से पहले ही तबाह हो सकता है। 400 किलोमीटर दूर मिसाइल शुरू होती है तो ये एक्टिव हो जाता है, आती हवा में मार गिरा जाता है। जल, थल, वायु, जल सेना के साथ इंटर ऑपरेटिबिलिटी में, यानी सेना में काम करने में काम करती है। अभी ये 2018 में समझौता हुआ था तो 405 यूनिट खरीदी थी इसने। तो उस समय भारत सरकार द्वारा $543 अरब, ये देखा ना रक्षा बजट राजकोष से कितना भयंकर प्रभाव पड़ता है। इतने में तो पूरा न जाने कितने लोगों को योजना का लाभ मिल सकता है, लेकिन रक्षा बजट करना भी जरूरी होता है। सीमावर्ती एरिया है, तैनाती चीन पाकिस्तान सीमा के पास हो रही है। पहला सिस्टम 2021 में भारत के मिला, अब ये भारत इसे पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं को तैनात हो रहे है ना। इसी तरह ये बातें होती है। चुनौती विवाद, काटसा एक्ट प्रतिबंध, अमेरिका ने रूस से हथियार खरीदने पर प्रतिबंध कानून, काटसा एक्ट। ये काटसा एक्ट कानून अमेरिका का है, जिससे हथियार खरीदने से अगर कोई भी देश, मान लो अमेरिका के बिजनेस कर रहा है, अगर वो रशिया से खरीद रहा है तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगता है। तो भारत पे प्रतिबंध लगा हुआ है कि आप ऐसा नहीं खरीद सकते हैं। लॉजिस्टिक ट्रेनिंग, रूस की प्रणाली के भारतीय सिस्टम के साथ जोड़ने के तकनीकी चुनौती। देखो इस तरह डिस्कशन करने से क्या होगा, देखो राजकोषीय सुधार पूरी तरह डिस्कशन किया है ना, नीति क्या है, राजस्व व्यय क्या है, प्रभाव क्या है, सभी डिस्कशन किया। साथ में अपने S-400 मिसाइल के बारे में जानकारी ली। उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में सारी जानकारी जुटाई। तो इस तरह डिस्कशन करने से एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, बहुत अच्छा रहता है और लिखने में अच्छे आसानी से बातें सुनी सुनाई याद आती है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे आते हैं, लेकिन ये अपने किताबों का पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो अपन इसको अब इग्नोर करके नहीं चल सकते, आपको ये रेगुलर, क्योंकि प्रोफेसर जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो यही माइंड सेट के होते हैं। वो आर्टिकल पढ़ के आते हैं, उनको आर्टिकल के दिमाग में लाइन है, कंसेप्ट क्लियर। आज भी जो आर्टिकल अखबारों में आ रहा है वो प्रोफेसर ही है सारे। तो मेरे को ये लगा कि नहीं, ये काम सरल है लेकिन करना चाहिए, मेहनत लगती है इसमें। आप इसको सुने और आप आने वाले समय में एग्जाम में बेस्ट करके आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। आप नकारात्मक लोगों से हमेशा, जो आपकी बातों को सुनी सुनाई इग्नोर करता है, बे लॉजिकल बातें करते हैं, उनसे हमें दूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन में।